हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण भाग जो व्याकरण होता है उससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा देर न लेते हुए हम आज हिंदी का अपना पहला वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे। और भाषा, सबसे पहले हिंदी के भाषा को जानते हैं, उसके बाद पूरी व्याकरण को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं भाषा। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। भाषा क्या है? एक साधन है। अब कैसा साधन है? हम अपने किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अनेक प्रकार का साधन का उपयोग करना पड़ता है। उसी तरह हम जो है कि हिंदी में अपने साधन का जो प्रयोग करते हैं, भाषा के माध्यम से प्रयोग करते हैं। जैसे अपने भाव के विचार, जो अपने विचार है, भाव है, उसका आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा है। अब वह भाषा की जो है कि अब भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़े कि भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो भाषा जो है संस्कृत के भास धातु से, संस्कृत के भास धातु से इसकी उत्पत्ति को मानी जाती है। जो है कि संस्कृत हमारी जो भाषा की जननी है वह संस्कृत है। भाषा की जननी संस्कृत है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे भाषा का जो अर्थ होता है बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं लेते हैं। तो भाषा की तो जो भाषा है, हमारा भाषा का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। प्रकट करना। क्या प्रकट करना है? भाव या विचार। भाव या विचार। अब हम लेते हैं इसको कि जब हम अपने भाव या विचार को व्यक्त करते हैं, चाहे मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं, चाहे लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, चाहे सांकेतिक रूप से व्यक्त करते हैं, यह हमारी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो आइए दोस्तों, इतना हम लोग जान लिए कि भाषा क्या है। भाषा एक प्रकार का साधन है, संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है, जिसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया। हिंदी में उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। भास का अर्थ होता है प्रकट करना। क्या प्रकट करना? भाव या विचार। भाव या विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब आइए भाषा के क्रम के बारे में जानते हैं। भाषा का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। भाषा का क्रम अक्सर पूछा जाता है कि भाषा का क्रम क्या है। तो भाषा का क्रम होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। सुनना हमारी क्या है? जन्मजात क्रिया है। यह किसी के द्वारा सीखी नहीं जाती है, यह जन्मजात होती है। इसके बाद होता है, सुनने के बाद व्यक्ति क्या करता है? बोलता है। सुनना, बोलना। इसके बाद क्या करता है? पढ़ना। इसके बाद लिखना। दोस्तों, यह देखते हैं कि भाषा का जो क्रम होता है वह क्रमिक होता है। इसी क्रम में भाषा होता है। इसका जो होता है, पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। किसी के अंदर भाषा का जो ज्ञान होता है इसी क्रम में होता है। लेकिन एक महान विद्वान है मैडम मारिया मांटेसरी। मैडम मारिया मांटेसरी का क्या मानना है? यह कहते हैं नहीं, भाषा इस क्रम में नहीं है। भाषा का जो क्रम होता है वो कहते हैं सुनना,
फिर इसके बाद बोलना, इसके बाद फिर लिखना, फिर क्या होता है, पढ़ना। यानी कि मारिया मॉन्टेसरी का मानना है ये कि मतलब भाषा का पहले इस तरह से क्रम है, पहले सुनना होता है, इसके बाद बोलना होता है, इसके बाद लिखना, इसके बाद पढ़ना। जो भाषा का अक्सर अधिकतर लोग भाषा का यही क्रम मानते हैं कि नहीं, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। एकमात्र ऐसे ही ये विद्वान हैं जो कि क्या इनका मानना है कि नहीं, भाषा पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। इसको जानने के लिए हम पहले इसको जानते हैं सुबोपली। ये 60 वे में जानने के लिए इसको सुबोपली कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मारिया मॉन्टेसरी कभी कभी कोई काम होता है कि सब लोग सही किया, किसी ने गलत कर दिया, उसमें क्या कहते हैं, सब लिप दिया, सब लिप दिया। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, इनका 60 वे लेंगे तो क्या कहलाएगा, सुबोलिप, सुबोलिप। ये सुबोलिप के माध्यम से इसको जानेंगे। आइए, अब इसमें ये हो गया हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। एक भाषा क्या है, यहाँ का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका क्रम क्या है, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा इनका क्रम क्या है। अब आते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। अब भाषा का प्रकार क्या होता है कि भाषा कहीं कहीं आपको दो देखने को मिलेगा, लिखित मौखिक कहीं होता है, लेकिन भाषा का जो प्रकार होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से भाषा होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार के आपके भाषा है। आइए जानते हैं मौखिक भाषा क्या होता है। मौखिक भाषा में जो व्यक्ति अपनी बात को मुख से बोलकर अपनी भाव या विचार को प्रकट करता है। इसमें मौखिक भाषा में कैसे अपने भाव विचार को व्यक्त किया जाता है, बोलकर, बोलकर अपने भाव या विचार को प्रकट किया जाता है। इसमें जो ग्रहण करता होता है, जो बात को ग्रहण करता कैसे करता है, सुन करके। आपके बात को यह सुन करके ग्रहण करता है। जैसे नेता का भाषण, नेता भाषण में क्या होता है कि चुनावी माहौल चलते हैं, चुनाव आते हैं, उस समय नेताओं का ढेर सारा प्लान जो है कि भाषण में बताते हैं, ढेर सारी योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं, वह भीड़ इकट्ठा करते हैं। इसमें जो भी अपनी अभिव्यक्ति होती है, जो अभिव्यक्ति होती है, नेता उस बात को अपने मुख से बोलता है और जनता उसको सुन करके उसके बात को, उसके भाव को ग्रहण करती है। रेडियो समाचार, रेडियो समाचार भी वही बात है, प्रसारण होता है रेडियो से। हम कुछ देखते नहीं हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं, उसमें केवल वह रेडियो का जो समाचार प्रसारण होता है उसको सुन करके हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सी घटना कहाँ पर घटी हुई है। टेलीफोन, बहुत ही प्रचलित है टेलीफोन में क्या होता है, इसमें भी मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है। टेलीफोन में आपका, जैसे ले लीजिए ये आपका सोना बाबू है, ये सोना बाबू आपका हो गया, और इधर जो आपका लड्डू बाबू है, ये लड्डू बाबू है। अब जो है कि अब सोना बाबू को मनाने के लिए क्या करता है, टेलीफोन करता है
और वह अपनी अभिव्यक्ति को उसके सामने रखता है, मौखिक रूप से उसके सामने रखता है। उसमें सोना बाबू रूठती है, लड्डू बाबू मनाता है, लड्डू बाबू रूठती है, सोना बाबू मनाता है। क्या पास आकर के? नहीं, टेलीफोन के द्वारा जब वह प्रक्रिया होती है तो वह मौखिक भाषा में आ जाती है। जब सोना बाबू लड्डू बाबू दूर होते हैं तो हम मौखिक रूप में अपना टेलीफोन से अपनी अभिव्यक्ति को करते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा समझ में आ गया कि लिखित भाषा कैसे हम अपने भाव विचार को व्यक्त करते हैं? लिख करके। लिखित भाषा में हम अपने भाव या विचार को लिख कर प्रकट करते हैं। कैसे? लिख कर। और ग्रहणकर्ता इसे कैसे ग्रहण करता है? पढ़कर। इसे कैसे ग्रहण करता है? पढ़कर ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए पत्र लेखन हो गया। पत्र लेखन, अब लगभग में सब लोग पढ़े लिखे हैं और पत्र लेखन भी उतना नहीं होता है जितना कि होना पहले होता था। अब पत्र लेखन पहले होता था जब पत्र कहीं से आता था, बॉम्बे से या कहीं दूर दूर से जब पत्र आता था, गांव में एक व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता था तो वह पत्र ले जाकर के लोग उससे पढ़वाते थे और यही कहते थे मेरा पत्र बाँच दीजिए, मेरा पत्र पढ़ दीजिए। तो वह पत्र को पढ़ करके तब वह जानता था कि नहीं, जो परदेसी है मेरे लिए क्या लिखा है। अखबार, जैसे पत्र पत्रिकाएं हो गया, चाहे मासिक हो, चाहे तिमाही हो और चाहे सालाना हो, पत्र पत्रिकाएं उसको भी हम पढ़ करके ही जानते हैं। और इसके बाद आपका कहानी, किसी के द्वारा लिखी गई कहानी, जैसे कोई भी कहानी है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पढ़ करके हमें उस कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो होता है इसमें संकेत के माध्यम से अपने भाव अपने विचार को प्रकट करते हैं, संकेत के माध्यम से। जैसे ले लीजिए ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस, अब ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, चौराहे पे ट्रैफिक सिपाही खड़ा रहता है। जब जिधर को गाड़ी जाने को होता है उधर को वह इशारा करता है कि गाड़ी जाने के लिए और हाथ ऐसे कर देता है, जिधर गाड़ी रोकना होता है हाथ को ऊपर करके वह जो है कि गाड़ी को रोक देता है। अब वह उतर के तो कहने नहीं आता है, वह उसका संकेत है। वह संकेत के माध्यम से गाड़ी को आने और जाने और रुकने का जो है कि भाव व्यक्त करता है। और इसमें है क्रिकेट अंपायर। क्रिकेट अंपायर कहते हैं क्रिकेट अंपायर, अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो अब दो मैदान में खिलाड़ी मैच खेल रहा है, अब क्या हुआ कि बॉलिंग आई। अब बॉलिंग आती है और वह बॉल को बैट्समैन जो है कि बाउंड्री लाइन को बाहर कर देता है। अगर ऊपर से गेंद चली गई तो अंपायर दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे उंगली हिलाता है, ऐसे हाथ कर देता है। इसका मतलब यह है कि बॉल 6 चली गई। वह किसी से बताने तो नहीं आता कि नहीं बॉल 6 चली गई, सब लोग तालियां बजाओ हर्ष उल्लास के साथ। गेंद नीचे से अगर बाउंड्री रेखा पार करती है तो अंपायर इशारा करता है, हाथ ऐसे ऐसे करता है, इसका मतलब बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। अगर कोई विकेट गिरता है तब अंपायर एक उंगली उठाता है। इस तरह वह संकेत से यह पता चल जाता है कि नहीं अब यह प्लेयर जो है कि आउट हो चुका है। इस संकेत से वह सबको बताता है। कभी कभी बाल्यावस्था में आप लोग देखे होंगे, अब तो नहीं, बहुत पहले मान लीजिए कि होता था क्रिकेट खेलना होता था
और बच्चे गांव से मित्र लोग आते थे जब देखते थे बाहर पापा बैठे हुए हैं, वो धीरे से ऐसा ताली बजाते थे या वो कू की आवाज़ करते थे जिससे वह पता चल जाता था कि नहीं हमें बुलाया जा रहा है मैच खेलने के लिए। पहले अब पापा भी नहीं समझ पाए और धीरे से हम खिड़की से बाहर निकल गए, क्रिकेट खेलना भी प्रारंभ कर दिए, खेलने चले गए हम। तो यह होता है आपका सांकेतिक भाषा। एक प्रश्न इसमें यह बनता है कि सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सबसे कठिन भाषा कौन सी है? तो सबसे कठिन भाषा आपकी मौखिक भाषा होती है। सबसे कठिन भाषा क्या है? मौखिक भाषा है। कैसे कि मौखिक भाषा जो होती है उसमें नहीं, सांकेतिक भाषा, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा। सबसे सांकेतिक भाषा, ठीक, सांकेतिक भाषा, गलतियां होती रहती हैं, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। तो सबसे कठिन भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। कैसे कि संकेत सभी को नहीं पता रहता है, जो कार्य हमें करना होता है उस कार्य के लिए किसी एक दो को ही वह संकेत पता रहता है, इसलिए सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कि सभी लोग भीड़ में एकत्रित बैठे हुए हैं और वहाँ पर शांति से लोग बैठे हुए हैं, किसी को खांसी आ गई जोर से और उसमें किसी ने यह संकेत किया है कि तुम जोर से अगर खांसी करोगे तो उसी समय हम आकर भगदड़ मचा देंगे और उसी समय हम फायर कर देंगे। कहीं कोई साजिश होती है, उसमें संकेत होते हैं, उसमें उस तरह की आवाज़ होती है, तो उसमें समझ जाते हैं कि लेकिन यह क्या है कि मतलब हमें यह काम करना है। इसमें सांकेतिक भाषा जो होती है वह सबसे कठिन मानी जाती है। सबसे सरल भाषा, सबसे सरल भाषा क्या है? सबसे सरल भाषा आपकी होती है मौखिक भाषा। सबसे सरल भाषा आपकी कौन सी है? मौखिक भाषा। कैसे? मौखिक भाषा में ये होता है जब हम अपनी अभिव्यक्ति मौखिक कर देते हैं, सामने वाले को एकदम समझ में आ जाता है कि यह इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे किसी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन पे हम पहुँचे और बधाई देने के लिए बोले हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। सामने वाला सोच जाएगा कि नहीं ये मुझे बधाई दे रहा है, वह धन्यवाद करते हुए मुस्कुराते हुए धन्यवाद करेगा और आपके वाणी को स्वीकार करेगा। कहने का मतलब किसी का जैसे कोई परीक्षा में पास हो गया, उसे जो है कि बोले कंग्रेचुलेशन, तो वह भी समझ जाएगा कि मुझे वह बधाई दे रहा है। तो इसमें मौखिक इसीलिए आसान होती है, सरल भाषा होती है कि सामने वाला जो है सीधी सीधी बात को समझ जाता है। तो अब बची एक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा, अब लिखित भाषा क्या है? यह सरल भी है, कठिन भी है। यह सरल भी है और कठिन भी है, यानी कि सरल और कठिन दोनों है। ठीक, कैसे सरल कैसे है? सरल, मान लीजिए हमें हिंदी के बारे में जानकारी है तो हमें हिंदी सरल लगेगी, हम हिंदी के बारे में जानते हैं। और यदि उर्दू के बारे में मुझसे कोई पूछ ले तो हम उर्दू के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब कि हमें उर्दू नहीं आती है, तो उर्दू हमारे लिए क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। इसीलिए मान लीजिए हिंदी में अगर पत्र लिखा हो, हिंदी में पत्र लिखा हो तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी। और कहीं उर्दू में अगर पत्र लिखा हो तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? वह कठिन हो जाएगी। इसलिए लिखित भाषा को क्या कहते हैं? सरल है और कठिन भी है। थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं
हिंदी जो होता है इसकी विशेषता दिखता लगा हो, विशेषता, विशेषता क्या है इसकी? यह सीमित क्षेत्र है, नहीं इसका मतलब यह सीमित क्षेत्र का भाषा है। जैसे इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है।